दिल्ली के विज्ञान भवन से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहली तारीख होगी 6 नवंबर और दूसरी तारीख होगी 11 नवंबर। ये वो 2 चरण होंगे जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। और ये चुनाव जो है इस बार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके बाद जो है पहली बार ये चुनाव होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अब की बार के चुनाव में कुछ संशोधन किए जाने वाले हैं और चुनावी प्रक्रिया के से जुड़ा हुआ भी कुछ जो है बदलाव इस बार किया जाने वाला है। बिल्कुल राम, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और दूसरी हिंदी पट्टी का जो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां के विधानसभा चुनाव पर बहुत पूरा फोकस, क्योंकि इसमें एक मुख्यमंत्री का चयन तो होता ही होता है, लेकिन दिल्ली का रास्ता भी इन्हीं 2 प्रदेशों से होकर गुजरता है। तो अब हर बार देखते हैं कि भाई किस पार्टी कितनी ताकतवर वहां पर है। उसके बाद में विधानसभा चुनाव के बाद में फिर आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होंगे। तो पार्टियों की रणनीति हिंदी पट्टी वाले इन राज्यों से तय होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर दिल्ली तक का रास्ता तय करना है राम, तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार जो है दोनों को फतह करना होगा। और उसकी आज शुरुआत होगी। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूं। बहुत सारी चीजें इस बार चुनाव आयोग यहां पर नया करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो ईवीएम में तस्वीरें छप के आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आती थी, उसको बदला गया। कलर फोटो जो है आपको वहां पर दिखेगी। सीसी ने बताया कि चुनाव आयोग को बहुत सारी ऐसी बातें, शिकायतें मिलती थी कि भाई हम जो तस्वीर दे रहे हैं उसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती, जिसके कारण तस्वीरें खराब होती, तो वो भी बदला गया है इस बार। दूसरी चीज है हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तकलीफ है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन राम जो कि आप चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एसआईआर की प्रक्रिया इस बार होने के बाद में 7 करोड़ 42 लाख करीब मतदाता इस बार जो है वो अपना मुख्यमंत्री वहां पर चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे, जिसमें से 3 करोड़ 92 लाख राम यहां पर पुरुष मतदाता है और 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं जो कि वोट कास्ट करने वाले। 14 लाख ऐसे मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार वोट देने जा रहे हैं। बहुत खास होता है किसी के लिए भी राम, जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उनके लिए वो अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में 14,000 ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल की उम्र से ज्यादा है, यानी कि आजादी से पहले से वो लोग उन्होंने पूरी प्रक्रियाएं देखी हैं, पूरे बिहार के इलेक्शन देखे हैं। तो ऐसे 14,000 लोग हैं। और राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 2 चरणों में होना है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार हम किसी भी बूथ में 1200 लोगों से ज्यादा वहां पर वोट नहीं रखेंगे, जिसमें से बहुत ज्यादा लाइनें ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। और राम, यहाँ पर देखिए चर्चाओं का विषय ये भी लगातार बना हुआ था कि क्योंकि अब की बार विधानसभा चुनाव बिहार के वो जो है त्योहारी सीजन के आसपास हो सकते हैं, और ऐसे भी मांग की जा रही थी कि जो दिवाली है, दिवाली का त्योहार जो है निकल जाए, इसके बाद जो है वोटिंग कराई जाए। अब जो यहाँ पर जो चर्चाओं का नया विषय ये बन रहा है कि 6 नवंबर को जो है पहले चरण का मतदान होगा। 20 तारीख को दिवाली है, 6 तारीख को 26 तारीख को माफ कीजिएगा, 26 तारीख को बिहार में छठ का पर्व मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में जो बिहार के रहवासी हैं, जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वो जो है वापस अपने होम स्टेट में लौटेंगे और वहां पर जो है इनको फिर रुकना पड़ेगा। 6 नवंबर तक अपनी वोटिंग के लिए वहां पर इनको रुकना पड़ेगा अगर वो मतदान करना चाहते होंगे तो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 26 तारीख को अगर छठ का पर्व होगा तो फिर 6 नवंबर तक वो क्या वहां पर रुकेंगे? और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो है बम्पर वोटिंग हो सकती है, क्या वो बम्पर वोटिंग इस बार मुमकिन हो पाएगी? तो ये भी एक बड़ा जो है सवालों का विषय यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो रिफॉर्म्स की बात की गई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जो शुद्धिकरण है वो पूरे 22 साल की अवधि के बाद किया गया है। यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस था, इसको जो है सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है और खास तौर से वोटिंग लिस्ट में से ऐसे फर्जी मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई जो किसी ना किसी तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया को शायद प्रभावित पहले करते रहे हैं। लेकिन अब यहां पर क्योंकि 14 नवंबर को जब रिजल्ट घोषित होंगे तो वहां पर भी जो है कुछ चीजें जो है चर्चाओं में हैं। अब यहां पर जो है खास तौर से ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने एक सेंटेंस यहां पर कोट करके 2 बार रिपीट किया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दौरान जब भी फॉर्म 17C में मिसमैच होगा तो वहां पर वीवीपैट की गिनती की जाएगी।
यानी कि जो भ्रम की स्थितियां रही हैं अब तक विपक्षी दलों के मनों में कि शायद काउंटिंग के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है, तो उस गड़बड़ी का निराकरण जो है इस तरीके से किया जाने वाला है। अगर किसी भी तरह की विसंगति पाई जाती है फॉर्म 17C के तहत, तो यहां पर जो है वीवीपैट की गिनती की जाएगी ताकि उस तरह की कोई भी जो आशंका है वो दूर की जा सके। देखिए राम, चूंकि इस बार सीसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत नपी तुली और उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह की, क्योंकि इलेक्शन के पहले जिस तरह से पूरे बिहार में और न केवल पूरे देश में दो मुद्दे, एक तो वोट चोरी बहुत सुनाई दिया जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसको जोर शोर से उठाया। इसके बाद में योगेंद्र यादव समेत तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनाव आयोग को घेरा, ज्ञानेश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर भी घेरा गया, उनसे सवाल पूछे गए। सब्जेक्ट ये था कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया में 2003 में जो हुई थी वो ऐसा 2025 में जो हो रही है उसमें डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो गड़बड़ियों की बात आ रही है उसमें बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स थी जिसमें ये वास्तव में ये बात सही थी कि एक एक घर में वो गलती बीएलओ के लेवल पे हुई या फिर फॉर्म भरने के लेवल पे हुई या फिर कोई और कारण था। भाई चुनाव आयोग को कहना था कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें कुछ मानवीय भूल हो जाती है। मानवीय भूल को अगर आप वापस से दोबारा फॉर्म भर के उसको सबमिट करेंगे तो वो सॉल्व होंगी दिक्कतें। उसके बाद में आधार एक बड़ा इशू बना इस बार कि भाई आधार को आप क्यों नहीं मान रहे। इस देश में आधार को लागू किया गया, सबसे कहा गया सबके पास में भले पहचान पत्र हो या ना हो लेकिन आधार कार्ड सभी लोग कैरी करते हैं। इन सब चीजों को लेकर एक आरोप लगने लगा, चुनाव सक के घेरे में आम लोग बातचीत करने लगे थे क्या एक स्वतंत्र ऐसे लोकतंत्र में क्या ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि एक सवाल मन में आने लगा कि जिस तरह से ये वोट चोरी में बार बार राहुल गांधी ने पीपीटी दिखाई शो की कि कितने वोटर वहां बढ़ाए गए, कितने वोटर यहां पर घटाए गए। उन्होंने कुछ उदाहरण राम पेश किए जिनको देख के लगने लगा। तो चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब अंतिम वोट पड़ जाने के बाद आप टोटल ईवीएम में कितने वोट पड़े सभी पार्टी के एजेंट उसको मेंशन करें, उस फॉर्म को लेके जाएं ताकि जिस समय वो पर्चे खोले जाएं, वो ईवीएम मशीन खुले तो उस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई गलत फहमी उधर पे ना हो कि आपने 12,000 इस बूथ में 15,000 वोट पड़े थे, बट जब हम गिनती कर रहे हैं, जब रिजल्ट आ रहा है तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई 16,000 हो गए फिर 14,000 हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसी तरह की विसंगति ना रह जाए, किसी तरह का भ्रम मन में ना रह जाए, तो इन तमाम चीजों को पहले से ही जो है इलेक्शन कमीशन कमर कस के तैयार था। और साफ तौर से यहाँ पर जो सीईसी है देश के ज्ञानेश कुमार, उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरह की विसंगति की स्थिति को हम पहले ही दरकिनार कर देंगे। फॉर्म 17C में अगर किसी भी तरह की विसंगति की स्थिति पाई जाती है तो वीवीपैट की वापस जो गणना वहां पर की जाएगी। तो इस तरह की बातें कहकर के कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की शिकायतें हैं या फिर उनके मन में जो भ्रम है उसे जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दूर करने की कोशिश की गई है। ये एश्योर करने की कोशिश की गई है कि आयोग जो है अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता यहां पर बरतेगा। और जैसा कि बात आपने यहां पर की कि जो एक संशय का भाव बिल्कुल विपक्षी दलों में, जैसा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है अपने आप में एक ताजा नजीर है, एक ताजा उदाहरण है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो गई, रिजल्ट जब घोषित हो गया तो सुबह के समय जब रुझान आने शुरू हुए थे तो उस समय विपक्षी दल एकदम झूम रहे थे कि अब तो भाई कुछ बड़ा ही परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ा एक जो है ड्रामेटिक चेंज, और वो 9:30 हमें याद है 9:30-10 बजे का उस समय था जब चीजें एकदम बदली थी। और फिर वो दिन भी हमने देखा जब समूचा विपक्ष जो है चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गया और वहां पर जो है सवाल उठाए जाने लगे कि क्या वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी की गई थी। और खास तौर से जो बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है इन मशीनों के अंदर, उसमें उसको लेकर के सवाल उठाए गए कि पूरे दिन की मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिसमें 25 से 30% बैटरी रिमेनिंग रहनी चाहिए, उसमें ज्यादा बैटरी जो है कैसे पाई जा रही है। ये इस तरह के भी सवाल उठाए गए। ये बहुत सारे सवाल इस तरह के राम जो आप बता रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी चले कि भाई अगर सुबह कोई चीज मशीन को अगर आप लगा रहे हैं और शाम तक जब उसको वापस से खोला गया उसमें 180% बैटरी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इन सब चीजों को लेकर भी चुनाव आयोग ने बाकायदे इसका क्लैरिफिकेशन जारी किया। और देखिए जब आखिरी में राम उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर भी एक बात कही। सीसी ने कहा कि आप सब लोग यहां पर बैठे हो, किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी सूचना है आपके पास में या जानकारी है तो आप चुनाव आयोग से शेयर करिए, हम उसका तत्काल जो है जवाब देंगे या फिर उसका समाधान अगर कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधार करेंगे। चुनाव आयोग जो है पहले से कहता रहा है कि आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है तो उसके साथ में आप आइए, आपका हमेशा स्वागत रहे। हाँ। लेकिन
अब उन तमाम चीजों से शायद सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तमाम एहतियात बरत लिए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो बोगस वोटिंग या जो बिहार इलेक्शन में खासतौर से चर्चाओं में रहा है कि जो फर्जी मतदान होते रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को जो है ओवरकम करने के लिए या फिर पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ही इस तरह की प्रक्रिया चलाई गई। साथ ही साथ यहाँ पर विपक्षी दलों से यह भी कहा गया है, और खासतौर से विपक्षी दल का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन संकेत उन्हीं की तरफ थे कि जो भी शिकायतें उनकी तरफ से होंगी उसका निराकरण किया जाएगा। और खास तौर से जो फॉर्म 17C को लेकर के बात है, तो उसमें अगर किसी भी तरह की उनको कोई शिकायत मिलती है तो वीवीपैट की गिनती भी है, उससे मैचिंग कर सकते हैं। इस मैच का यहाँ पर कोई सवाल उठने का जो है अब कोई गुंजाइश हाँ, अब इस सब चीजों के, क्योंकि अब बहुत लंबे समय से 3 से 6 महीने हम पिछले सब जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे पहले टाइमिंग को लेकर के भाई आप ऐसे टाइमिंग पर क्यों, जब चुनाव होने वाले हैं उसके नजदीक आने के समय ही आप क्यों। फिर ये हुआ कि अब आप 7 करोड़ या 7.25 करोड़ मतदाताओं के आप एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ 1 महीने के अंदर कैसे कर सकते हैं। फिर ये भी हुआ कि आप बीएलओज के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा, उनसे गलतियां होंगी तो वो पेपर एरर कहाँ जाएगा। अब चीज़ें जो है वो सॉल्व कर दी गई, आखिरी लिस्ट भी आ गई है और पूरा मंच राम सज चुका है। सियासत भी अब आज आचार संहिता भी लागू हो गई इलेक्शन कमीशन के, इसके साथ साथ तो अब रैलियां वैलियां सब चीज़ों में, पंपिंग वो सब में रोक लगा दी जाएगी। और अब सीधे सीधे जो बेनिफिट्स हैं वो आप अब जनता तक आप नहीं पहुंचा सकते, कोई बड़ी घोषणाएं आप नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद में ये सब ताकत छिन जाती। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम सबसे जो एक तो तारीखों के अलावा जो जिस प्रकार से क्लैरिफिकेशन आ रहा था, वो जरूर हमें लगा कि सीसी पिछले दिनों भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी जब ये विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए थे। तो मुझे लगता है कि इससे ईसी जो है एक बचने के और किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप वहां पर ना हो, और अगर हो कुछ है तो उन्होंने कहा, मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने कहा कि अगर कोई सवाल हैं आपके, कोई वो हैं, कोई समस्याएं हैं तो आप हमसे पर्सनल कहिए, और हम सबको मिलकर एक जो बिहार का एक सबसे अहम राज्य है, और कहते हैं उन्होंने लोगों से, सबसे उनके बिहार के लोगों से मैं अपील करता हूं और उनका पूरा सपोर्ट मैं इस इलेक्शन में मांग रहा हूं। बिल्कुल, कई इस तरह के यहाँ पर जो है बातें सुनने को आ रही हैं। और दूसरी बात यह कि ईज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस का भी खासतौर से ध्यान रखा गया है। पर्याप्त पोलिंग बूथों की व्यवस्था की गई है और खासतौर से ये एश्योर करने की कोशिश हुई है कि हर पोलिंग बूथ पर 800 या 825 के आसपास ही कमोबेश इतने ही मतदाता एक पोलिंग बूथ पर इतनी ही स्ट्रेंथ के साथ में वहां पर पहुंचे। तो ये मैं समझता हूं एक बड़ा कदम है, और ईज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इससे कहीं ना कहीं जो है प्रभाव जो है एक बेहतर स्टेप। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से सीईसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो तमाम बातें रखी गई है स्टेप बाय स्टेप, इससे कहीं ना कहीं शायद विपक्षी दल के लोगों के मन में जो तमाम भ्रम होंगे वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। हालांकि सवाल उठते हैं, सवाल उठते रहेंगे, और सवाल एक बार फिर से उठा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जो लंबी अवधि है छठ पर्व के बाद जो क्यों दी गई, मतदान जो होगा, इतना लंबा गैप आखिर क्यों, जबकि इलेक्शन कमीशन जानता है कि बहुत से मतदाता बिहार के छठ पर्व के लिए बिहार अपने होम स्टेट पहुंचते हैं। तो क्या वो इतने दिन तक रुकेंगे, क्या स्टे बैक करेंगे? तो ये भी अपने आप में एक सवाल है, और शायद इसको लेकर के भी कुछ प्रश्न उठाए। हाँ बिल्कुल, अब टाइमिंग को लेकर कहा जा सकता है कि भाई अब आप 26 की है, पहला चरण आप 31 को या रख सकते थे या फिर उससे पहले रख सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि इस चीज़ में राम बहस नहीं की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसेस होती है, उनके अपने कुछ काम होते हैं, उनकी अपनी वो पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है। उस प्रोसेस में उनको लगता होगा कि अभी हमको इतने दिन और चाहिए उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। लेकिन ये बात है कि उसमें जब हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, जब फाइनल लिस्ट आई थी, तो यही लग रहा था कि चुनाव तो 2 चरण में होंगे, ये तय लग रहा था 2 या 3 चरण में होंगे। लेकिन दूसरी चीज़ लग रही थी कि हाँ भाई, ये पहले नवंबर में के बीच में एक फर्स्ट वीक में ही चुनाव ये खत्म हो जाएंगे। हमको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये 6 से 11 जो 2 तारीखें हैं इसका ऐलान। दूसरी चीज, एक पर्यवेक्षक को लेकर भी राम यहाँ पर चलते चलते हम दर्शकों को बता दें कि करीब 8.5 लाख लोग जो है चुनाव कर्मी लगेंगे इस पूरे
बिहार इलेक्शन को संपन्न कराने में। एक बहुत बड़ी फौज, और जो कि दुनिया में भारत के इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं होती हैं कि किस तरह से हम लोग इतने बड़े देश में इस चुनावी प्रक्रिया को करते हैं। तो वो एक देखना होगा, 8.5 लाख करीब चुनावी कर्मचारी होंगे जो इस पूरे इलेक्शन को कराएंगे। दूसरी चीज़ है, पर्यवेक्षक जो होंगे वो सारे बाहर के होंगे, अदर स्टेट के होंगे। तो इसमें कहीं आप 243 जो पर्यवेक्षक, जो मुझे लगता है जिला मजिस्ट्रेट डीएम ही डीएम की नियुक्ति होती है। हर एक बूथ उनके सभी सीटों में एक एक पर्यवेक्षक होता है। वो सभी उसके अंडर में जितने भी बूथ आते हैं उनको उसका वो अधिकारी होता है, जो चुनाव अधिकारी होते हैं। उनके पास पूरी जिम्मेदारी रहती है कि भैया पूरे शुरुआत से लेकर बूथ में मशीन आई और उसके बाद में स्टोर जहां पर वो गई, पूरी जिम्मेदारी एक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ में उसको संपन्न कराना, उसी की जिम्मेदारी राम वहां पर होती है। बिल्कुल। और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर, 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार का मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। दिलों की धड़कनें तेज हैं। विपक्षी दल खास तौर से यहां पर सत्ता में वापसी के सपने संजो रहे हैं। क्या सपने पूरे होंगे? अब देखना होगा बिहार की जनता कैसे चुनती है राम, क्योंकि अब तारीखें आ गई हैं, मुद्दे बहुत हैं बिहार के लोगों के। बेरोजगारी वहां पर मुद्दा है, सफाई वहां पर, अब मैं कंस्ट्रक्शन वहां पर, गलियां, पटना की बहुत सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल हम लोग देखते हैं। तो ये सारे अब यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठते जा रहे थे कि क्या सुशासन बाबू पर दोबारा से विश्वास जताया जाएगा, क्या एनडीए वापस जो है लौटेगी, या फिर अब की बार जो विपक्ष है परचम लहरा देगा, क्या होता है, इसको लेकर के लगातार धड़कनें तेज हैं। प्रयास सभी तरफ से किया जा रहा है। कोई घोड़े पे बैठा है तो कोई गाड़ी पे बैठा है, कोई हवाई मार्ग में है। मतलब हर आदमी, हर नेता अपनी अपने प्रयास में लगा है, बिहार की जनता को रिझाने में लगा है। बहुत सारी योजनाएं चालू हो चुकी हैं, बहुत सारी योजनाएं चालू होने वाली हैं। एयरपोर्ट से लगा के, आप मेट्रो से लगाकर बिहार वासियों को दिल जीतने के लिए सारे दांव पे जो है खेले गए हैं। अब मौका खत्म। अब देखना है भाई कि अब डायरेक्ट नेक टू नेक फाइट में कौन होता है, और फिर 6 से हम लोग देख लेंगे। 14 तारीख को सारी तस्वीरें राम खुलकर यहां पर सामने होगी। लेकिन बहुत बड़ा एक मैसेज होगा, ये बिल्कुल है। जब 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे राम, तो ये डेफिनेटली आप जानिए कि ये राजनीति के लिए एक बड़ा एक मैसेज के रूप में उसको देखा जाएगा। और जो तमाम बड़ी अपडेट्स होंगी हम फिर से लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।